हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कमर्शियल बैंक के फंक्शंस, जिसमें हम लोगों ने कमर्शियल बैंक के फंक्शंस को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ था। एक था हमारा प्राइमरी फंक्शन और अगला था सेकेंडरी फंक्शन। और हम लोगों ने प्राइमरी फंक्शन के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं इम्पॉर्टेंट रूप से, इम्पॉर्टेंट तरीके से जो कमर्शियल बैंक करती है वो डिस्कस किया था, जिसमें दो मेन फंक्शंस है कमर्शियल बैंक के। द फर्स्ट वन इज एडवांसिंग लोन्स एंड द सेकेंड वन इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं जनरल पब्लिक के, एंड सेकेंडरी वो लोन्स एडवांस करते हैं, वो लोन देते हैं। और ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्राइमरी फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, जिसको हम प्राइमरी फंक्शंस कहते हैं। अब ऐसा है कि प्राइमरी फंक्शंस से ही रिलेटेड हम लोगों ने लास्ट क्लास में सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो फिनिश कर लिए थे। कितने टाइप के डिपॉजिट्स हैं जो कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करते हैं। टोटल 3 टाइप के डिपॉजिट्स हमने देखे हुए भी हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था करंट अकाउंट डिपॉजिट विच इज़ ऑल्सो नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स। सेकेंड था हमारा फिक्स डिपॉजिट विच वॉज ऑल्सो नोन एज टाइम डिपॉजिट, एंड द थर्ड वन इज सेविंग डिपॉजिट्स। ठीक है। और एडवांसिंग ऑफ लोन्स में भी हम लोगों ने 3 टाइप के लोन्स देखे हुए थे जो कि कमर्शियल बैंक्स एडवांस करते हैं, देते हैं, ग्रांट करते हैं, जिसमें से सबसे पहला था कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट वाज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ लोन जो कि कमर्शियल बैंक के द्वारा दिया जाता है। सेकंड था हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन वगैरह गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक्स देती है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। और नेक्स्ट था आपका डिमांड लोन्स। डिमांड लोन्स हमारे नेक्स्ट टाइप का लोन था जो कि कमर्शियल बैंक प्रोवाइड कराता है टू देयर कस्टमर्स। आज के क्लास में हम लोग सेकेंडरी फंक्शंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में प्राइमरी फंक्शन खत्म हो चुका है। तो अब बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शंस होते क्या हैं। इससे पहले कि हम सेकेंडरी फंक्शन स्टार्ट करें और इसके अंदर के सारे फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करें, पहले तो आप ये जान लो कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, किसी भी वित्तीय संस्थान को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बैंक होने के लिए, कमर्शियल बैंक्स होने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं, फुलफिल करने होते हैं। एंड देयर आर ओनली 2 कंडीशंस। ओके, द फर्स्ट वन इज़ कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने कस्टमर्स के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता हो। ठीक है। सेकंड, कि वो कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स को लोन भी ग्रांट करता हो। अगर ये 2 फंक्शंस कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करे तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कमर्शियल बैंक कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस की अगर हम बात करते हैं तो पोस्ट ऑफिस जो है वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है लेकिन वो लोन ग्रांट नहीं करता, इसलिए पोस्ट ऑफिस को हम कहेंगे ज़रूर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बट दैट वाजंट अ कमर्शियल बैंक, दैट इज़ नॉट अ कमर्शियल बैंक। ओके। सिमिलरली अगर आप बात करो LIC के बारे में या गवर्नमेंट की जो कंपनीज़ हैं, बीमा इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं, उनके बारे में भी कुछ ऐसा ही है कि वो आपको आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है, बट क्योंकि वो आपको लोन ग्रांट नहीं करती इसलिए हम उनको कमर्शियल बैंक्स नहीं कहते, दे आर टर्म्ड एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओनली। अब चलिए, ये हो गया हमारा बेसिक कंडीशंस किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को टू बिकम अ कमर्शियल बैंक। तो भैया कैसे हो सकता है, तो ये अगर फुलफिल करे वो कंडीशंस तो वो कमर्शियल बैंक कहला सकता है। नाउ मूव ऑन टू द सेकेंडरी फंक्शंस। और सेकेंडरी फंक्शंस की बात करें तो ऐसा है कि प्राइमरी फंक्शंस में ही एडिशन करते हुए कुछ और बेसिक फंक्शंस हैं जो कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म करते हैं और उन्हीं को हम सेकेंडरी फंक्शंस कहते हैं। व्हाट आर दो सेकेंडरी फंक्शंस में क्या क्या आ जाएंगे, तो सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन जो है वो आता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी फंक्शन होता है जो कि कमर्शियल बैंक्स के द्वारा किए जाते हैं। ये सबसे पहले तो समझ लें कि ये होता क्या है। तो इट रेफर्स टू अ फैसिलिटी इन विच ए कस्टमर
is allowed to overdraw his current account up to an agreed limit. क्या है ये? तो इट रेफर्स टू द फैसिलिटी जिसके अंदर कोई भी कस्टमर बैंक का ओवरड्राफ्ट कर सकता है या ओवरड्रॉ कर सकता है। ओवरड्रॉ का मतलब हो गया कि वो, देखो, इस फैसिलिटी के अंतर्गत कोई भी कस्टमर अलाउड होता है कि वो बैंक से ओवरड्रॉ कर सकता है अपने करंट अकाउंट पर जो भी लिमिट है, जितना भी लिमिट अग्रीड है, उस अग्रीड लिमिट से भी ज़्यादा पैसा कोई भी कस्टमर जो है वो अपने अकाउंट से निकाल सकता है, अपने बैंक अकाउंट से उतना एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकता है। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन है और इसका एक बैंक लाइक पीएनबी, मान लीजिए ऐसा पीएनबी बैंक है, उसमें इसका एक अकाउंट है। अकाउंट लिमिट जो है वो मान लें इसका 5 लाख है, इसके अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, तो जितना पैसा है ये उतना ही ले सकता है। बट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऐसा है कि जिसमें कोई भी कस्टमर बैंक के द्वारा इस फैसिलिटीज़ के साथ लैश होता है कि वो कस्टमर अपने करंट अकाउंट से जो भी अग्रीड लिमिट है उससे ज़्यादा पैसे निकाल पाए। यानी कि अगर लिमिट 5 लाख है और अगर इस व्यक्ति को 7 लाख की ज़रूरत है, मान लीजिए ऐसा, तो ये 7 लाख रुपए निकाल सकता है। 7 ज़्यादा हो गया, चलो मान लो कि अगर इसको 6 लाख रुपए की ज़रूरत है तो ये 6 लाख रुपीज़ जो है वो अपने करंट अकाउंट से निकाल सकता है। तो पैसे इसके पास कम है, इसका अग्रीड लिमिट जो है वो देखो कम है, लेकिन वो अपने अग्रीड लिमिट से भी ज़्यादा ओवरड्रॉ कर रहा है। दिस इज़ कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि बैंक्स अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराती है और ये उसके सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर आता है। ये जो फैसिलिटी होता है ये जनरली आपका रिलायबल कस्टमर्स के लिए होता है और ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। एवरीवन इस तरह के फैसिलिटीज़ को नहीं इंजॉय कर सकते हैं, बल्कि कुछ लिमिटेड कस्टमर्स हो गए जो कि बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल है, बहुत रिलायबल हैं कस्टमर्स, और बहुत कम समय के लिए अगर वो पैसा एक्स्ट्रा लेना चाह रहे हैं तो वो ये ले सकते हैं। कस्टमर्स को जितना भी एक्स्ट्रा पैसा उन्होंने लिया है उसका इंटरेस्ट पे करना होता है टू द बैंक, और बस अगर 5 लाख है, उन्होंने, इस बंदे ने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो इसको इस 1 लाख रुपए के ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टू द बैंक। और इस फैसिलिटी को ही हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो कि एक सेकेंडरी फंक्शन के अंदर आता है। नेक्स्ट सेकेंडरी फंक्शन की बात करें तो अगला सेकेंडरी फंक्शन है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि कमर्शियल बैंक्स करते हैं। ये होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लें। तो इट रेफर्स टू अ फैसिलिटी इन विच होल्डर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक बिफोर द मैच्योरिटी। देखिए सिंपल सी चीज़ है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो हो गया, इसमें एक फैसिलिटी है जो बैंक कस्टमर्स को देती है कि अगर आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आपके पास बिल है, बिल को आप ऐसे समझो कि अ सर्टिफिकेट है जो कि आपने आपको आपके सेविंग के बदले में मिली हुई है, लाइक आपने फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, तो वो फिक्स डिपॉजिट्स के बदले में मान लीजिए कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट फॉर्म ऑफ सॉर्ट ऑफ थिंग है, तो आप क्या कर सकते हो, उस बिल को एक्सचेंज करा सकते हैं बैंक में बिफोर इट्स मेच्योरिटी। मान लो कि 6 साल के लिए तुमने कोई पैसा फिक्स करा हुआ है बैंक में, और अगर वो तुमको टाइम से पहले चाहिए तो तुम उस केस में ये कर सकते हो कि 6 साल से पहले ही उस पैसे को बैंक से तुम डिस्काउंट करा सकते हो, ले सकते हो। एंड इस फैसिलिटी को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें कोई भी होल्डर जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो अपने बिल को डिस्काउंट करा सकता है बैंक से, बिना मतलब
मेच्योरिटी के समय से भी पहले। और यहाँ पे काम ये होता है कि अगर आप मेच्योरिटी टाइम से पहले पैसा ले लेते हो, डिस्काउंट करा लेते हो बिल्स को, तो उस केस में होगा ये कि जो भी कमीशन वगैरह बनता, जो भी आपको बैंक पे करता, जो भी इंटरेस्ट आपको पे करता बैंक, मान लो ऐसा कि कोई व्यक्ति है, इसने 6 इयर्स के लिए कोई पैसा जमा करा, मान लो 6 लाख रुपए, ठीक है। इसके बदले में इसको मिल गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब क्या है कि इस कंडीशन में इसको 5 साल के अंदर ही, इसका था कि वो 6 साल तक जमा करे और 12 साल के बाद इसको ये पैसे मिल जाएंगे, सपोज करो ऐसा, ठीक। तो इस केस में इस बंदे ने क्या करा कि इसको 10 ही साल में आप पैसे वापस चाहिए, तो ये टाइम पीरियड 12 साल में पूरा होता, बट ये 10 ही साल में ले रहा है। इस केस में इस अमाउंट पर इसको जो भी रिवॉर्ड मिलता, रिवॉर्ड को आप यहाँ पे इंटरेस्ट के तौर पर समझो, जो भी इसको इंटरेस्ट वगैरह मिलता, वो इंटरेस्ट क्या होगा, वो डिडक्ट हो जाएगा, वो घट जाएगा और इसका जो पैसा बनता है वो इसको वापस कर दिया जाएगा ये बैंक के द्वारा। एंड ये इसी फैसिलिटी को कहते हैं डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इस तरह के फैसिलिटीज़ में जो मैच्योरिटी होती है, ऑन मैच्योरिटी बैंक जो होता है वो गेट्स इट्स पेमेंट फ्रॉम द पार्टी विच हैड एक्सेप्टेड द बिल। देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक तरह का बिजनेस टर्म है। अगर कोई 2 व्यक्ति है, ठीक है, मान लो ऐसा, और इसको क्या करना है कि पैसा पे करना, ये ए है और ये बी है, ए को पैसा देना है बी को। इस केस में इसको एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए बी को पैसे देने थे, लेकिन ये उससे कम समय में ही बैंक से पैसा अगर ए जो है वो ले लेना चाहे, तो इस कंडीशन में वो बैंक को वो बिल ऑफ एक्सचेंज दे सकता है और उसके बदले में वो पैसा ले सकता है। इस सूरत में क्या होगा कि ए की लाइबिलिटी थी कि उसको बी को पैसे देने थे, बट बी ने क्या करा कि ए से पैसे ना लेकर के बैंक से ले लिया। बैंक से इसने क्या करा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करा लिया, बैंक को बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया और उसके बदले में पैसा ले लिया। तो जब टाइम पीरियड मैच्योर हो गया, जब समय पूरा हो गया, तब बैंक ने क्या करा, ए से वो बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराते हुए जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो वापस ले लेगा। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो बैंक अपने कस्टमर को देती है, सो दैट कि बिजनेसमैन जो हों उनको थोड़ी सुविधा हो और बैंक की मदद से एक तरह का मीडिएटर बनते हुए, एक तरह का मिडिल मैन बनते हुए बैंक जो है वो 2 पर्सन्स के बीच का जो पेमेंट है और जो किसी भी तरह का डिस्काउंट्स है वो एक दूसरे के साथ वो शेयर करता है। तो ये एक मेजर सेकेंडरी फंक्शन है बैंक का जो वो कर रहा होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे तो अगला फंक्शन है एजेंसी फंक्शंस। बैंक्स के और भी फंक्शंस होते हैं जिनमें एक है आपका एजेंसी फंक्शन। ये है क्या, तो कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो कई तरह के डिफरेंट एजेंसी फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। जैसे फॉर दी सर्विसेज आप बैंक क्या कर रहा है, तो बैंक जो है वो चार्ज करता है सम कमीशंस फ्रॉम देयर क्लाइंट्स, सम ऑफ द एजेंसी फंक्शंस। देखो, एजेंसी फंक्शंस कई तरह के हो सकते हैं जो कि बैंक्स अपने कस्टमर के लिए करता है, और उन एजेंसी फंक्शंस को करने के बदले में बैंक जो है वो कुछ कमीशंस चार्ज करता है। अब ये एजेंसी फंक्शंस क्या हो गए, तो इसके एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो। सबसे पहला एजेंसी फंक्शन जो है उसमें आता है ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। जो ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स है वो एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी फंक्शन है जो बैंक प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को, जिसके तहत वो ये करता है कि जितने भी इकोनॉमिकल और इजी रेमिटेंस ऑफ फंड्स होते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उनको वो क्या करता है कि विद द डिमांड ड्राफ्ट और मेल ट्रांसफ़र, इन सब के थ्रू वो फंड्स को ट्रांसफ़र करता है। जैसे कि मान लो कि आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, वहाँ पे आपको फ़ी पे करना है, तो फ़ी पे करने का तरीका आप कर सकते हो, आप डायरेक्टली कैश दे सकते हो इंस्टीट्यूशन को, आपका फ़ी पे कर दिया जाएगा। बट इन सर्टेन केसेस आप सुनते हो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको पैसा पे करना होता है, जिसके तहत होता ये है कि आप बैंक में जाते हो,
वहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट बनाते हो, अ फॉर्म ऑफ पेपर, और वो फिलअप अप करते हो, उसमें पैसे आप देते हो और डायरेक्टली आप बैंक को पे कर देते हो, जो कि डायरेक्टली बैंक के थ्रू उस इंस्टीट्यूशन के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो गया ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स का, फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इस सिचुएशन में बैंक ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स कर देता है बड़ी आसानी से और बहुत ही इकोनॉमिकल तरीके से, और ये आपका एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी फंक्शन कहलाता है। ठीक उसी तरह से सेकेंड एजेंसी फंक्शंस में और क्या आ जाएगा, तो कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। बहुत सारे वेरियस आइटम्स हैं, उनका कलेक्शन और उनका पेमेंट वो भी कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो अपने एजेंसी फंक्शंस के थ्रू करते हैं। इन दिस फंक्शन कमर्शियल बैंक जो है वो चेक वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं, बिल्स हो गया आपका, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड, सब्सक्रिप्शंस, रेंट और अदर पीरियोडिकल रिसीट्स जो होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स, उसको वो रिसीव करते हैं। एंड ऑल्सो मेक पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस भी पे करने में मदद करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट से कट हो जाता है, पे हो जाता है। इस तरह के जो फैसिलिटीज़ होते हैं इसको कहते हैं कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। लाइक एक कस्टमर है, इसका बैंक में अकाउंट है, अब इसको क्या करना है, कलेक्शन करना है। क्या चीज़ से कलेक्शन करना है भाई, तो इसको बहुत तरह का कलेक्शन करना हो सकता है। मान लीजिए कि इसको रेंट वसूलना है, इसके रेंट किराएदार हैं, वो इसको पैसा पे करेंगे, तो ये आदमी बोलेगा कि मुझे डायरेक्टली ना दे करके मेरे बैंक अकाउंट में डाल दो। तो इसके बदले में इसके बैंक ने उस व्यक्ति से पैसा क्या करा, रिसीव किया। और क्या हो सकता है भाई, तो किसी भी तरह का कोई चेक है, कोई चेक कलेक्ट करना है, इस व्यक्ति को किसी को चेक देना था, तो ये खुद ना लेकर के इसका बैंक चेक जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा और चेक एक्सेप्ट करके इस व्यक्ति के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक उसी तरह से कोई बिल्स है, कोई तरह का बिल है, कोई तरह का सब्सक्रिप्शन है, तो इस तरह की तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं कलेक्शन के सेंस में वो बैंक्स अपने कस्टमर के बदले में रिसीव करता है। डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सब पेमेंट भी करने में मदद करता है। अगर इस आदमी को टैक्स पे करना है टू द गवर्नमेंट, तो डायरेक्टली टैक्स जो है, टैक्स मनी जो है वो इसके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होकर गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर इस आदमी को क्या करना हो, और तो इस आदमी को और भी तरह का कोई पेमेंट करना हो, सच एज इंश्योरेंस प्रीमियम देना हो, आपने कोई इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है, उस केस में आपको उसको प्रीमियम पे करना है, तो प्रीमियम वगैरह जो है आप डायरेक्टली पैसा बैंक से निकालोगे, फिर उस इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे, फिर वहाँ पे पैसे पे करोगे। तो इस सारे झंझटों से बहुत आसान है कि बैंक अकाउंट से डायरेक्टली जितना भी प्रीमियम अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा और वो उस इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में चला जाएगा जहाँ पे आप पे करना चाहते हो। इसका प्रॉपर प्रोसीजर है, बट दीज आर द फंक्शंस जो कि एजेंसी फंक्शंस के तौर पर कमर्शियल बैंक्स करते हैं अपने कस्टमर के लिए। नेक्स्ट इज परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका भी परचेजिंग और सेलिंग जो है वो आपके कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो कर रहे होते हैं फॉर देयर कस्टमर्स। लाइक सम कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो ऑथराइज्ड होते हैं सेंट्रल बैंक से, सो दैट कि वो डील कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज में। जैसे कि मैंने आपको बताया होगा क्लास 11th में कि लाइक अगर आपको किसी भी तरह का कोई फॉरेन करेंसी है जो कि आपको एक्सचेंज कराना है तो आप किसी भी बैंक में जा कर के ये काम करा सकते हो। अच्छा, there is a condition कि there are certain banks which are authorized by the central bank RBI से कुछ ऐसे गिने चुने बैंक्स हैं जो ऑथराइज्ड हैं, जो इस तरह का काम कर सकते हैं, जो एक्सचेंज कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आप वैसे बैंक्स के पास जा कर के किसी भी तरह का कोई इंटरनेशनल करेंसी आपके पास अवेलेबल है या एनी काइंड ऑफ थिंग, आप इंटरनेशनली फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कोई भी जो काम है सेल भी कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये सारे काम जो है वो भी बैंक्स अपने कस्टमर्स को एज एजेंसी फंक्शंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है और ये एक इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी फंक्शंस कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़। कई तरह की
सिक्योरिटीज़ हो गई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, तो उन सिक्योरिटीज़ को भी अगर सेल करना है या परचेज करना है तो ये काम हम बैंक्स के थ्रू कर सकते हैं. नाउ अ डेज बैंक्स आर फंक्शनिंग लाइक अ मीडियोकर, ठीक है, बिटवीन कस्टमर, बट बिटवीन देयर कस्टमर्स एंड टू द सेकेंड पार्टी और अ थर्ड पार्टी, जिसके बीच में भी ट्रांजैक्शन होना है. तो बैंक्स अब जो है वो काफ़ी हद तक एक्सपैंडेड फॉर्म में काम करते हैं और वो कई अदर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराते हैं, लाइक सिक्योरिटीज़ वगैरह हो गई. कमर्शियल बैंक्स बाय करते हैं, सेल करते हैं स्टॉक्स को, शेयर्स को, प्राइवेट कंपनीज़ को, गवर्नमेंट को. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह के बदले में वो अपने कस्टमर्स को इस तरह के सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ में काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं. तो ये भी एक फंक्शन हो गया. हेल्प नहीं करते, लाइक उनके लिए वो काम करते हैं. उसके अलावा नेक्स्ट है इनकम टैक्स कंसल्टेंसी. बैंक्स अपने कस्टमर्स के लिए इनकम टैक्स कंसल्टेंसी के रूप में भी काम करता है. बैंक्स जो होते हैं वो अपने कस्टमर्स को एडवाइस भी करते हैं किस तरह के मैटर में, तो रिलेटिंग टू द इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स को कैसे प्रिपेयर करना है, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे प्रिपेयर करना है. तो इस तरह की फैसिलिटीज़ भी बैंक्स करती है प्रोवाइड अपने कस्टमर्स को कि भाई टाइम हो रहा है या आपका टाइम हो चुका है तो आपको इनकम टैक्स पे कर देना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न आपको कैसे फिल करना है, फाइल करना है. तो इस तरह के कंसल्टेंसी रिलेटेड, इनकम टैक्स रिलेटेड कंसल्टेंसी फंक्शंस भी परफॉर्म किए जाते हैं कमर्शियल बैंक्स के द्वारा अपने कस्टमर्स के लिए. उसके अलावा ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर. बैंक्स जो होते हैं वो ट्रस्टी के तौर पे भी वर्क करते हैं और एग्जीक्यूटर के तौर पर भी काम करते हैं प्रेजेंट टाइम पर. क्या है ये ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर? तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो प्रिजर्व करते हैं द विल्स ऑफ देयर कस्टमर्स, मतलब अपने कस्टमर्स के विल को भी वो प्रिजर्व करके रखते हैं एज ट्रस्टीज, एज एग्जीक्यूटर, देम आफ्टर देयर डेथ एज एग्जीक्यूटर्स. देखो अगर किसी कस्टमर की डेथ भी हो जाती है, बैंक का कोई कस्टमर है उसका डेथ हो गया है, तो उसको एज ट्रस्टी बैंक जो है वो मतलब इस तरह की फैसिलिटीज़ अपने कस्टमर को एडिशनली प्रोवाइड कराता है कि भाई उसके जो कस्टमर थे वो काफ़ी बेहतर थे, तो उनका ट्रस्ट वगैरह चल रहा है, उनके ट्रस्ट में किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन होना है, तो ये तमाम फैसिलिटीज़ बैंक्स अपने कस्टमर्स को देता है. एग्जीक्यूटर के तौर पर भी देता है कि लाइक अगर किसी को कोई कस्टमर है, उनकी डेथ हो चुकी है, उनके अकाउंट में कई तरह की क्या कोई लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, तो उसको वो कहीं एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं. तो दीज आर द फैसिलिटीज़ दैट आर प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक्स टू देयर कस्टमर्स. तो वो विल्स ऑफ, मतलब कस्टमर्स के विल्स को भी प्रिजर्व करके रखता है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, एजेंसी फंक्शन है. उसके अलावा लेटर्स ऑफ रेफरेंस. लेटर्स ऑफ रेफरेंसेस या रेफरेंस क्या होता है कि दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ देयर कस्टमर्स टू traders and provide the similar information about other traders to their customers. Like banks जो होते हैं वो मैंने कहा मीडियोकर की तरह काम करते हैं और मीडियोकर में वो कई तरह के फंक्शंस करते हैं. सिर्फ यही नहीं कि दो व्यक्ति के बीच में ट्रांजैक्शन होना है तो वो उसको हेल्प कर रहे हैं, बल्कि वो ऐसे वर्क करते हैं कि अगर कोई पार्टी है, कोई ट्रेडर है, कोई व्यापारी है और उसका कस्टमर है, वो उसके साथ डील कर रहा है, तो कस्टमर की क्या आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, वो ट्रेडर को इस तरह का इन्फॉर्मेशन दे सकता है. और ट्रेडर के क्या कंडीशंस हैं, उनकी किस तरह की आर्थिक स्थिति है, वो अपने कस्टमर को भी वैसा सेम इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन करता है. सो इसको भी एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी फंक्शन हम कहते हैं जो कि बैंक्स अपने कस्टमर्स के लिए कर रहा होता है. एंड दीज आर सच फंक्शंस जो कि एजेंसी फंक्शंस कहलाते हैं बैंक्स के लिए. और इन फंक्शंस के बदले में बैंक्स क्या करता है, तो अपने कस्टमर्स से कमीशन चार्ज करता है. सिर्फ जो भी कस्टमर हुए,
दो पार्टी है तो दोनों पार्टीज़ के थ्रू वो कमीशन चार्ज करता है और वो मीडियोकर के रूप में काम करता है। तो इससे बैंक का भी फ़ायदा है और कस्टमर्स को भी फैसिलिटी मिल जाती है, काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है उनके लिए इस तरह की फैसिलिटीज़ से। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो गया, सिक्योरिटीज़ हो गया, इनकम टैक्स हो गया, तो ये काफ़ी आसान बना देता है कस्टमर्स के लिए। अदर देन दैट, फोर्थ फंक्शन इज जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी फंक्शन के तौर पर भी कमर्शियल बैंक्स के सेकेंडरी फंक्शंस में एक इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को इंक्लूड करेंगे। व्हाट आर दीज? तो कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो सम यूटिलिटी सर्विसेज भी करते हैं। जैसे कि क्या क्या यूटिलिटी सर्विसेज में आता है? तो सबसे पहला इसमें आ जाएगा आपका लॉकर फैसिलिटी। बैंक्स अपने कस्टमर्स को लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। लॉकर फैसिलिटीज़ आप सबको आइडिया होगा, कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं फॉर ऑफ सेफ्टी वैल्यूज़ और लॉकर्स टू कीप द वैल्यूबल आर्टिकल्स ऑफ कस्टमर्स इन सेफ कस्टडी। मतलब कस्टमर है बैंक के और कस्टमर्स का कोई भी वैल्यूबल एसेट है या आर्टिकल है तो उसको बैंक्स जो है वो सेफली प्रोवाइड मतलब एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है बाय प्रोवाइडिंग द लॉकर फैसिलिटी कि भाई लॉकर है बैंक में, आप उसमें घर के कागजात जमा करा दो, आप अपने घर के गहने जवाहरात जो हैं वो वहाँ पे आप रख सकते हो, जिसके बदले में आपको एक नॉर्मल सा इंटरेस्ट मतलब थोड़ा चार्ज पे करना होता है बैंक को, बट बैंक्स जो हैं वो आपको उसके बदले में उसकी सेफ्टी जो है वो देते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड ये हो गया आपका जनरल यूटिलिटी फंक्शन में पहला फंक्शन। दूसरा है ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक के अंदर ऐसा है कि कमर्शियल बैंक्स जो है वो ट्रैवलर्स चेक भी इशू करता है अपने कस्टमर्स के लिए टू अवॉइड रिस्क ऑफ टेकिंग कैश ड्यूरिंग द जर्नी। मतलब अगर आप किसी बैंक के कस्टमर हैं और आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और उस दौरान आपको ट्रैवलिंग में ऑफकोर्स पैसों की ज़रूरत है, तो अगर आप कैश अवॉइड करना चाह रहे हैं, आप कैश कैरी नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में बैंक जो है वो आपको चेक प्रोवाइड करेगा जो कि ट्रैवलर्स चेक कहलाता है। इस चेक के थ्रू आप जहाँ कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे आप बैंक से पैसे निकलवा सकते हैं। आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अ फॉर्म ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ पेपर इन द फॉर्म ऑफ चेक आप कैरी करते हुए अपने हर तरह के ट्रांजैक्शंस को ड्यूरिंग योर जर्नी, ड्यूरिंग योर ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। उसके अलावा लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट ये है कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपने कस्टमर्स के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करते हैं सो दैट कि ये सर्टिफाई करता है अपने कस्टमर्स के क्रेडिट वर्दीनेस को। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब हो गया कि कोई कस्टमर बैंक का कितना ज़्यादा लोन लेने के काबिल है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, उस कस्टमर को कितने तक का लोन लिमिट सैंक्शन किया जा सकता है सो दैट कि वो उसको चुका सके, बैंक डूबे ना या बैंक का पैसा लेके वो भागे ना। तो इस तरह के जो लेटर्स हैं वो भी प्रोवाइड कराता है, मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है बैंक, कमर्शियल बैंक्स टू देयर कस्टमर्स एज देयर जनरल यूटिलिटी फंक्शन। अदर देन दैट अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है। जिसके तहत बैंक्स फंक्शंस करती है अपने कस्टमर्स के लिए। कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो और भी कई तरह के अंडरटेक करते हैं टास्क ऑफ अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज़। व्हाट इज़ अंडर राइटिंग सिक्योरिटी? तो एज पब्लिक has full faith in the credit worthiness of bank. Public do not hesitate in buying the securities underwritten by banks. ऐसा है कि जो बैंक्स होते हैं वो अपने कस्टमर्स को क्रेडिट वर्दीनेस प्रोवाइड कराते हैं। उस क्रेडिट वर्दीनेस के बदले में बैंक्स जो होंगे, जो कस्टमर्स हो गए, वो क्या करते हैं
कि बैंक्स के पास अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज़ के बारे में ऐसा है कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट में हमने देखा कि बैंक्स अपने कस्टमर्स को क्रेडिट वर्दीनेस प्रोवाइड कराता है। जो भी क्रेडिट वर्दीनेस बैंक्स अपने कस्टमर को दे रहा है उस पे क्या होता है कि जनरल पब्लिक जो है वो फेथ करते हैं, उनको भरोसा होता है कि हाँ ये सही है, ये आदमी भी सही है। और चूंकि बैंक ने उसको मतलब एक तरह पे उस आदमी पे भरोसा दिखाया है, तो ये आदमी भरोसा करने के लायक है। उसके बेसिस पर अगर किसी व्यक्ति के साथ सिक्योरिटीज़ वगैरह को एक्सचेंज कराना है, उसको सेल और परचेज करना है, तो ये काम आसानी से किया जा सकता है बिना किसी हेजिटेशन के, इन द गारंटी ऑफ दैट बैंक। उस बैंक की गारंटी होती है उस आदमी के पीछे कि यस, ये आदमी के साथ आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और आसानी से ये काम जो है वो किया चला जाता है। तो पब्लिक हेजिटेट भी नहीं करते और बैंक का एक फेथ जुड़ा होता है उस आदमी से, जिसकी वजह से सिक्योरिटीज़ जो हैं वो और ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ सेल एंड परचेज। अदर देन दैट एक और फंक्शन है विच इज़ कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बैंक्स जो होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स के तौर पर कई तरह के डेटाज वगैरह के कलेक्शन में भी अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, एंड ये भी बैंक का जनरल यूटिलिटी फंक्शन कहलाता है। ठीक है, बैंक कलेक्ट करते हैं, पब्लिश करते हैं स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और ये जो होते हैं ये अपने कस्टमर्स को फाइनेंशियल मैटर्स में एडवाइस करने के लिए होता है। वो कई तरह के स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं सो दैट कि उनके कस्टमर्स जो हैं वो ईजिली डिटरमाइन कर सकें और डिसाइड कर सकें कि किस तरह का बिजनेस या ट्रेड में उनको पार्टिसिपेट करना है, उनको इंटरेस्ट शो करना है, किस में नहीं करना है। तो ये इस तरह के स्टैटिस्टिक्स का भी कलेक्शन करते हैं सो दैट इनके कस्टमर्स इनके फेथ में रहें और ये उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सके। ये कुछ कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस हैं जो कि जनरल यूटिलिटी फंक्शंस हैं। और इसकी के साथ ये जो चारों पॉइंट्स हमने डिस्कस करा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गया, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, एजेंसी फंक्शंस एंड जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, इन सबको मिला दें तो ये बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस कहलाते हैं। कमर्शियल बैंक्स जो है वो डिपॉजिट्स रिसीव करते हैं पब्लिक से और उन डिपॉजिट्स को वो लोन देने में यूज़ करते हैं, जबकि उसके अलावा लोन्स जो है वो कई अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से प्रोवाइड कराए जाते हैं बैंक के द्वारा। डिपॉजिट्स जो रिसीव किए जाते हैं बैंक से उसके भी अलावा ऐसा है कि जितना पैसा बैंक ने रिसीव किया उससे भी ज़्यादा वो पैसों को लोन के तौर पर ग्रांट कर देते हैं। ये जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो बैंक करती है कि उसके पास है जितने पैसे उससे ज़्यादा उसने लोन प्रोवाइड करा दिया है, दिस फंक्शन इज़ नोन एज क्रेडिट क्रिएशन, जिसको हम मनी क्रिएशन भी कहते हैं। तो अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। क्या है मनी क्रिएशन, किसे कहते हैं, कैसे करती है बैंक्स, ये सारी बातें हम लोग उस टॉपिक के अंदर सीखेंगे। आज के क्लास को हम यहीं पे इसी टॉपिक को ख़त्म करके समाप्त करते हैं। थैंक यू।